प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 11 के सोशियोलॉजी पार्ट को देखेंगे। और ये हमारा पार्ट 2 है और चैप्टर 3 का पार्ट 2 है ये। और हमारे चैप्टर का नेम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। इसका ये सेकेंड पार्ट है, तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट को सुन लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सामाजिक संस्थाओं को समझना हमारे चैप्टर का नेम है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है धर्म। धर्म काफ़ी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। अध्याय 1 में हमने देखा है कि कैसे समाज के बारे में सामाजिक निष्कर्ष धार्मिक चिंतनों से अलग है। धर्म का समाज शास्त्रीय अध्ययन धर्म के धार्मिक या ईश्वर मीमांसीय अध्ययन के कई तरीकों से अलग है। पहला, यह धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है और अन्य संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है के बारे में अनुभाविक अध्ययन करता है। दूसरा, यह तुलनात्मक संस्कृति का उपयोग करता है। तीसरा, यह समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों और संस्थाओं की जांच करता है। अनुभाविक पद्धति का अर्थ है समाज शास्त्री धार्मिक प्रघटनाओं के लिए निर्णायक उपागम को नहीं अपनाता। तुलनात्मक पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अर्थ में सभी समाजों को एक दूसरे के समान स्तर पर रखती है। यह बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अध्ययन में सहायता करती है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ है कि धार्मिक जीवन को केवल घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबंध करके ही बोधगम्य बनाया जा सकता है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान है और हालांकि धर्म, विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं, सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावनाएं, अनुष्ठान या समारोह, विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। अनुष्ठानिक कार्यों में प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन गाना, विशेष प्रकार का भोजन करना या ऐसा भोजन नहीं करना, कुछ दिनों का उपवास रखना और इस प्रकार के अन्य कार्य शामिल होते हैं। चूँकि अनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतीकों से संबद्ध होते हैं, अतः इन्हें प्रायः सामान्य जीवन की आदतों और क्रियाविधियों से एकदम भिन्न रूप में देखा जाता है। दैवीय सम्मान में मोमबत्ती या दिया जलाने का महत्व सामान्यतः कमरे में रोशनी करने से एकदम भिन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान प्रायः व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों में विश्वासकर्ताओं द्वारा सामूहिक समारोह भी किए जाते हैं। सामान्यतः ये नियमित समारोह विशेष स्थानों, चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, तीर्थों में आयोजित किए जाते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। इस बात पर विचार करें कि विभिन्न धर्मों के सदस्य पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व क्या करते हैं। उदाहरण के लिए सिर को ढकते हैं या नहीं ढकते, जूते उतारते हैं या विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं आदि। इन सब में जो बात समान है वह है श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थानों या स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना। एमिल दुर्खाइम का अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री उस पवित्र क्षेत्र को समझने में रुचि रखते हैं जिसे प्रत्येक समाज सांसारिक चीज़ों से भिन्न रखता है। अधिकतर मामलों में पवित्रता में अलौकिकता का तत्व होता है। अधिकांशतः किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, इसलिए यह पवित्र है। तथापि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ धर्मों जैसे आरंभिक बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद में अलौकिकता की कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन जिन व्यक्तियों और कन्फ्यूशियस धर्म इसलिए यह पवित्र है। तथापि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ धर्मों जैसे आरंभिक बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद में अलौकिकता की
कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन जिन व्यक्तियों और चीज़ों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए उनमें पर्याप्त श्रद्धा थी। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए चलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है। धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ बहुत निकट का संबंध रहा है। उदाहरण के लिए इतिहास में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे विभिन्न जाति विरोधी आंदोलन या लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। धर्म किसी व्यक्ति की निजी आस्था का मामला ही नहीं, अपितु इसका सार्वजनिक स्वरूप भी होता है, और धर्म का यही सार्वजनिक स्वरूप समाज की अन्य संस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा है कि समाजशास्त्र शक्ति को कैसे व्यापक संदर्भ में देखता है, अतः राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच संबंध को जानना समाजशास्त्रीय हित में है। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव कम होता जाएगा। पंथ निरपेक्षता की संकल्पना इस प्रक्रिया का वर्णन करती है। समकालीन घटनाएं समाज के विभिन्न पक्षों में धर्म की दृढ़ भूमिका की जानकारी देती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा है? मैक्स वेबर 1864 से 1920 के महत्वपूर्ण कार्य दर्शाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के अन्य पक्षों के साथ धर्म के संबंध को कैसे देखता है। वेबर का तर्क है कि कैल्विन वाद प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवादियों का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई। इसका अभिप्राय है कि इस संसार में किया गया कोई भी कार्य उसके गौरव के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों को भी पूजनीय कार्य बना दिया गया। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कैल्विनवादी भाग्य की संकल्पना में भी विश्वास करते थे, जिसका अर्थ है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में, यह पहले से निश्चित था। चूँकि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नरक, लोग इस संसार में अपने कार्यों में भगवान की इच्छा के संकेत देखने लगे। इस प्रकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यवसाय करता हो, यदि वह अपने व्यवसाय में दृढ़ और सफल है तो उसे भगवान की प्रसन्नता का संकेत माना जाता था। अर्जित किया गया धन सांसारिक उपभोग में लगाने के लिए नहीं था, अपितु कैल्विनवाद का सिद्धांत मितव्ययता से रहने का था। इसका अर्थ था कि निवेश को एक तरह का पवित्र सिद्धांत माना जाता था। पूंजीवाद के केंद्र में निवेश की संकल्पना है, जिसमें पूंजी का निवेश अधिक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक लाभ होता है, जिससे बदले में और अधिक पूंजी उत्पन्न होती है। इस प्रकार वेबर यह तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम थे कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक शक्तियाँ हमेशा और अनिवार्यतः धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। राजनीतिक बहस, आर्थिक स्थितियाँ और लिंग संबंधी मानक हमेशा धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी कभी निर्धारित भी करते हैं। विश्व की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसीलिए समाजशास्त्रीय रूप से यह पूछना महत्वपूर्ण है कि मानव जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का धर्म से क्या संबंध है। धर्म समाज का महत्वपूर्ण भाग है और अन्य भागों से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों का कार्य इन विभिन्न अंतर संबंधों को उजागर करना है। परंपरागत समाजों में सामान्यतः धर्म सामाजिक जीवन में एक केंद्रीय हिस्से की भूमिका निभाता है। धार्मिक प्रतीक एवं अनुष्ठान अक्सर समाज की भौतिक और कलात्मक संस्कृति से जुड़े होते हैं।
समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन किस तरह करता है, यह जानने के लिए नीचे बॉक्स में दिए गए सारांश का अध्ययन करें। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर हम केवल विद्यालयी शिक्षा तक अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि विद्यालयों में प्रवेश लेना कितना महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानते हैं कि हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हम में से कुछ के लिए यह कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन हो सकती है। इन सभी मामलों में सामान्य बात है शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना। अनेक बाहरी तत्वों ने धार्मिक विशेषज्ञों के पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नासिक में नए रोजगार और शैक्षणिक अवसरों की उत्पत्ति। स्वतंत्रता के बाद पुरोहितों का जीवन बड़ी तेजी से परिवर्तित हो गया था। अब बेटे और बेटियों को विद्यालय भेजा जाता है और पारंपरिक कार्यों से भिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अन्य तीर्थ स्थानों की तरह नासिक में भी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अन्य अतिरिक्त केंद्र उत्पन्न हो गए। किसी तीर्थयात्री के लिए ताम्र पात्र में गोदावरी का पवित्र जल घर ले जाना सामान्य क्रिया थी। ताम्रकारों ने ये पात्र प्रदान किए। तीर्थयात्री भी इन पात्रों को खरीदते थे, जिन्हें घर ले जाकर अपने रिश्तेदारों और मित्रों में उपहार के रूप में बांटते थे। काफ़ी समय तक नासिक को पीतल, ताम्र और चांदी के दस्तकारों के लिए जाना जाता था, चूँकि उनके पात्रों की मांग अनियमित और अनिश्चित होती थी। अतः घर के सभी बड़े सदस्यों को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता था। अनेक दस्तकार छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों और व्यापारों में चले गए थे। समाजशास्त्र उस आवश्यकता को समूह की विरासत के प्रेषण संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है जो सभी समाजों में पाई जाती है। साधारण समाजों और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलापों में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते थे। जटिल समाजों में हमने देखा कि श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है और घर से कार्यों का विभाजन हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्थाओं, राष्ट्रों और प्रतीकों एवं विचारों के जटिल समुच्चय की भी उत्पत्ति हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आप अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? अभिभावक और अन्य बड़े लोग प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से कैसे संप्रेषित कर सकेंगे? ऐसे सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का औपचारिक और सुनिश्चित होना आवश्यक है। इससे भी आगे आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों की तुलना में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। यही चीज़ उसे उस सरल समाज में अलग करती है जो परिवार, नातेदार, जनजाति, जाति या धर्म पर आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाजों में विद्यालयों की रचना एक रूपता, मानकीकृत प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसे करने के अनेक तरीके हैं। उदाहरण के लिए कोई विद्यालय के बच्चों की एक जैसी वर्दी की बात कर सकता है। क्या आप मानवीकरण को बढ़ावा देने वाली अन्य विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं? एमिल दुर्कहाइम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक श्रेणी के हों। शिक्षा बच्चों को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही वह उसे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने
में सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए। इस प्रकार प्रकार्यवादी समाजशास्त्री सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रकार्यवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखती है और उसका नवीनीकरण करती है तथा संस्कृति का संप्रेषण और विकास करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। इसे एक व्यक्ति को खुद को साबित करने का क्षेत्र भी माना जाता है और इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए चयन का साधन भी, जो कि व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। अध्याय 2 में भूमिकाओं और स्तरीकरण की प्रक्रियात्मक समझ पर हमारी चर्चा का पुनः स्मरण करें। समाज को असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है और शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्तरीकरण का ही परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकारों के विद्यालय में जाते हैं। चूँकि हम किसी एक प्रकार के विद्यालय में जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार और अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि विद्यालयी शिक्षा सम्राट और सामान्य के बीच विद्वान भेद को और अधिक गहरा करती है। विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव कर सकते हैं। तथापि ऐसे और अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते या विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन बताता है, इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे हैं। यदि आप फसल के समय विद्यालय आए तो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। जब उनके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं तो उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इन समुदायों की लड़कियां कभी कभार ही विद्यालय जाती हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गाय का सूखा गोबर उठाती है। उपरोक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। स्मरण करें कि हमने कैसे अध्याय 1 में इस पुस्तक को आरंभ किया था कि किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर अनेक सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीके को समझने की आपकी समझ अब इस प्रक्रिया का सही विश्लेषण करने में आपकी सहायता करेगी। छोटे बच्चों के एक विद्यालय के अध्ययन से पता लगता है कि बच्चों ने सीखा है कि कार्य संबंधित क्रियाकलाप खेल संबंधित क्रियाकलापों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कार्य संबंधित क्रियाकलापों में कोई भी या अध्यापक द्वारा निर्देशित सभी क्रियाकलाप होते हैं। कार्य अनिवार्य है और खाली समय के क्रियाकलापों को खेल कहा जाता है। आप क्या सोचते हैं, चर्चा करें। नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य जिसकी सदस्यता के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं। श्रम विभाजन कार्य का विशिष्टीकरण जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक उत्पादन प्रणाली में लगाया जाता है। सभी समाजों में श्रम विभाजन का कम से कम न्यूनतम आरंभिक स्वरूप होता ही है। तथापि औद्योगिक विकास के साथ पूर्व के उत्पादन प्रणाली की अपेक्षा श्रम विभाजन व्यापक रूप से जटिल हो गया है। आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। लिंग प्रत्येक लिंग के सदस्यों के व्यवहार के बारे में उपयुक्त समझी जाने वाली सामाजिक अपेक्षाएं लिंग को समाज के मूल संगठनात्मक सिद्धांतों के रूप में देखा जाता है। अनुभाविक जांच समाजशास्त्रीय अध्ययन के किसी निश्चित क्षेत्र में की गई तथ्यात्मक जांच। अंतर्विवाह जब विवाह किसी विशेष जाति या वर्ग या जनजातीय समूह में ही किया जाता है। बहिर्विवाह जब विवाह को संबंधित समूहों से बाहर किया जाता है। विचारधारा ऐसे साझे विचार या आस्थाएं जो प्रभावशाली समूहों के हितों को न्यायोचित दर्शाते हैं हो। विचारधारा ऐसे सभी समाजों में पाई जाती है जिसमें समूहों के बीच व्यवस्थित
और गहरे तक बैठी असमानताएं पाई जाती हैं। विचारधारा की संकल्पना शक्ति की संकल्पना से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि वैचारिक व्यवस्थाएं समूहों में पाई जाने वाली शक्ति के अंतर को वैध ठहराती हैं। वैधता विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के न्यायपूर्ण और वैधानिक होने की आस्था। एक विवाह जिस विवाह में केवल एक पत्नी और एक पति हो। बहुविवाह जिस विवाह में पुरुष की एक से अधिक पत्नी और महिला के एक से अधिक पति हो। बहुपति प्रथा जिस विवाह में एक महिला के अनेक पति हों। बहुपत्नी प्रथा जिस विवाह में एक पुरुष की अनेक पत्नियां हों। सेवा उद्योग निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं की उत्पत्ति से संबंधित उद्योग जैसे पर्यटन उद्योग। राज्य समाज ऐसा समाज जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र हो। राज्य विहीन समाज ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो। सामाजिक गतिशीलता एक परिस्थिति या व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति या व्यवसाय में जाना। प्रभुसत्ता एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, और आज का लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।